बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के बारे में और डिस्पोजल अकाउंट के बारे में कि डिस्पोजल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इससे पहले कि हम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के बारे में देखें, हम सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स के बारे में देख लेते हैं। गुड्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि गुड्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है और नॉन करंट एसेट्स की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। तो गुड्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जिनको आप इसलिए खरीदते हो कि आप उनको फ्यूचर में सेल करके उससे प्रॉफिट हासिल करोगे, यानी कि आप उसकी बेसिकली ट्रेडिंग करते हो। तो वो आपके गुड्स होते हैं, वो आइटम्स जिनको आप इसलिए परचेस करते हो कि आप उनको फ्यूचर में सेल करके उनसे प्रॉफिट हासिल करोगे, वो आपके लिए गुड्स है। जबकि नॉन करंट एसेट्स वो आइटम्स होते हैं जिनको आप इसलिए खरीदते हो कि आप उनको अपने बिजनेस के अंदर जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करोगे, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज करोगे, तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस गुड्स और नॉन करंट एसेट्स में, वो ये है कि गुड्स जो है वो उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा जाता, उनको सेल करने के लिए खरीदा जाता है। जबकि जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको इसलिए खरीदा जाता है ताकि आप उनको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। तो ये डिफरेंस है दोनों का। ये डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुड्स की जब सेल होती है तो वो डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, और जब नॉन करंट एसेट सेल होते हैं या डिस्पोज ऑफ होते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर गुड्स को आप सेल कर रहे हो तो इन दैट केस आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि गुड्स को हम जो है वो कैश पे सेल कर रहे हैं। तो जब भी आप गुड्स को कैश पे सेल करोगे तो आप कैश अकाउंट को ऑफ कोर्स डेबिट कर लोगे, क्योंकि कैश आपका एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। और गुड्स की सेल के लिए हम एक और अकाउंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को आप अगर लोगे क्रेडिट कर लोगे। वैसे सेल्स अकाउंट आपकी इनकम है और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर एंटर करते हैं। तो जब भी कैश के ऊपर आप गुड्स को सेल करोगे तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर लोगे, यानी कि आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स अकाउंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो ये जनरल एंट्री होती है जब गुड्स को आप कैश के ऊपर सेल करते हो। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि अगर गुड्स को हम कैश की जगह चेक लेके सेल कर रहे हैं, यानी कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या जनरल एंट्री होगी। तो इस सूरत में आप कैश को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि आपका कैश अकाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा। आप चेक रिसीव करो जिसको आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट वी डेबिट बैंक अकाउंट, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि आप कैश रिसीव नहीं कर रहे बल्कि आप चेक रिसीव कर रहे हो। और बैंक भी आपका एसेट है, ठीक है। और जब आपका एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे आते हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है। जब आप रिसीव करोगे पैसे ऑफ कोर्स अपने बैंक अकाउंट में या चेक रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज करेगा, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट साइड पे एंटर कर रहे हैं। सेल्स उसी तरह क्रेडिट हो जाएंगी क्योंकि ये आपकी इनकम है, ठीक है। आप गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल्स आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। थर्ड सिनेरियो है कि आप गुड्स को जो है वो क्रेडिट पे सेल कर रहे हो। क्रेडिट पे सेल करने का मतलब ये होता है कि आप जो कैश है वो फौरन रिसीव नहीं कर रहे बल्कि आप उसको फ्यूचर में रिसीव करोगे अपने कस्टमर से। तो इन दैट केस आप कैश को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि कैश आप रिसीव नहीं कर रहे हो, तो तभी आप डेबिट करोगे जब आप कैश रिसीव करोगे। आप बैंक को भी डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि आप चेक भी नहीं रिसीव कर रहे। तो आप एक अकाउंट डेबिट करते हो जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने फ्यूचर में पैसे रिसीव करने होते हैं। ये भी हमारा एसेट है क्योंकि हमने फ्यूचर में इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करना है। तो इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और सेल्स उसी तरह क्रेडिट होगी क्योंकि आप गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कैश रिसीव कर रहे हो या नहीं रिसीव कर रहे, इन दोनों सूरतों में आपने सेल्स को रिकॉर्ड करना होता है जब आप गुड्स डिलीवर कर देते हो। तो ये सेल ऑफ गुड्स की एंट्रीज होती हैं अगर आप कैश में सेल कर रहे हो, अगर आप चेक रिसीव कर रहे हो, और अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि नॉन करंट एसेट्स जब हम सेल करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस सूरत में क्या एंट्रीज होती है। उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना होगा नॉन करंट एसेट्स का कि उनको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में हम नॉन करंट एसेट्स में 3 चीजें रखते हैं: कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टर्म्स के लिए यूज होती है। तो कॉस्ट क्या होती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। बेसिकली जब भी कोई एसेट आप खरीदते हो तो जो उसकी परचेज प्राइस होती है वो प्लस कोई भी एक्सपेंस उस एसेट को यूज करने से पहले अगर आपने इनकर किया होता है तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल होता है। जैसे मैंने एक मशीन अगर खरीदी 50,000 की,
आई मीन 50,000 की, तो अगर मैं जो है वो डिलीवरी चार्जेस पे करता हूँ 10,000 उसको अपने ऑफिस में लाने के लिए, तो 50 प्लस 10 मेरी कॉस्ट जो है वो 60,000 हो जाएगी। इसलिए अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूँ 30,000 की और मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले 10,000 के, 10,000 के, तो 30 प्लस 10 40,000 कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस बिफोर यूज ऑफ एन एसेट। तो कॉस्ट जो है उसका लिखना यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम अकाउंटिंग जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बताते हैं कि आप एसेट को हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर शो करते हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो पीएफडी है या जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी एसेट की लाइफ में जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी होती है उस सबको एक्यूमुलेट करके उसको इकट्ठा करके आप यहाँ पे लिखते हो। यानी कि एक अगर फर्नीचर आपने 4 साल पहले खरीदा है तो उसकी पूरी 4 साल की डेप्रिसिएशन, पूरी 4 साल की डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगी या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आएगी। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डेप्रिसिएशन इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फर्क होता है। डेप्रिसिएशन जो होती है वो सिर्फ 1 साल की होती है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लिखते हैं। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि उस साल की डेप्रिसिएशन प्लस उससे पहले जितने भी साल गुजर चुके हैं सबकी डेप्रिसिएशन। तो इस एसेट की लाइफ पे जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी होती है उस साल को मिला के वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है जिसको हम एसेट में से, नॉन करंट एसेट में से माइनस करते हैं। एनबीवी स्टैंड्स फॉर नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कॉस्ट में से आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके एसेट की आपके पास नेट बुक वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो आप अपने नॉन करंट एसेट्स को बैलेंस शीट में जो है वो इन 3 हेड्स में लिखते हो। कॉस्ट आप लिखते हो, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हो और नेट बुक वैल्यू लिखते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नॉन करंट एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट होगी 50,000, यानी कि ओरिजिनली जो हमने फर्नीचर परचेज किया था वो 50,000 में परचेज किया था, या हमने इससे कम में परचेज किया होगा और उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे उस फर्नीचर को अपने ऑफिस में लाने के लिए, तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल है। तो बहरहाल कॉस्ट उसकी 50,000 है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 है, यानी कि अगर हम अज्यूम करें कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतनी हो चुकी है, यानी कि इतना अर्सा ये डेप्रिसिएट हो चुका है, तो वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालते हैं। तो 50,000 में से 50,000 में से 20,000 माइनस किया, आपके पास नेट बुक वैल्यू जो है वो 30,000 उस एसेट की आ गई। अब मसला ये है कि अब आप गुड्स नहीं सेल कर रहे, अब नॉन करंट एसेट सेल कर रहे हो, इस फर्नीचर को आप सेल कर रहे हो। तो जब आप इस फर्नीचर को सेल करोगे तो आप ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है जैसे आपने गुड्स को सेल किया तो आपने जर्नल एंट्री पास की और दैट्स इट, ये एक ही एंट्री पास की जिसमें कैश रिसीव किया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप कैश तो रिसीव कर ही रहे होगे, लेकिन उसके अलावा आपने इस नॉन करंट एसेट को अपनी बुक्स में से रिमूव भी करना है। अगर हम ये सारे नॉन करंट एसेट्स जो हमने शुरू से, अगर आपका बिजनेस 20 साल पुराना है या 30 साल पुराना है या 50 इयर्स पुराना है, तो अगर आप शुरू से जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे लिखते रहोगे तो फिर तो आपके पास रिकॉर्ड्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये जो भी नॉन करंट एसेट जब आप डिस्पोज ऑफ करते हो तो उसको आपको अपनी बुक से रिमूव करना है। वैसे भी वो आपका किसी काम का नहीं है, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उसका रिकॉर्ड रखना जो है वो आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको जो है इस एसेट को रिमूव करना है, इस नॉन करंट एसेट को रिमूव करना है अपनी बुक से जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हो। तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स आप फॉलो करते हो जब भी आप नॉन करंट एसेट्स को सेल करते हो। नंबर 1, आप उसकी रिमूव करते हो कॉस्ट, यानी कि ये जो कॉस्ट है नॉन करंट एसेट की जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, इस कॉस्ट को आपने रिमूव करना है। ये सबसे पहला काम आपने करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपकी है, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस नॉन करंट एसेट की जो आपने बेच दिया है उसको भी आपने अपने बुक्स में से रिमूव करना है, क्योंकि उसको रखने का फायदा नहीं है। आपको एसेट भी किया तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उसकी आपने खत्म कर देनी है। फिर आपके पास जो है वो जब आप एसेट को सेल करोगे तो ऑफ कोर्स आप कोई कैश रिसीव करोगे या फ्यूचर में कैश रिसीव करोगे या आप चेक रिसीव करोगे, और सम टाइम आप पार्ट एक्सचेंज में भी एसेट को सेल करते हो। तो जो भी चीज है आपको सेल प्रोसीड्स मिलेंगी किसी न किसी सूरत में, तो वो सेल प्रोसीड्स को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। और आखिर में जब आप नॉन करंट एसेट्स को सेल करते हो तो कभी आपको फायदा होता है, कभी आपको नुकसान होता है। जैसे इस फर्नीचर की अगर हम बात करें तो इसकी नेट बुक वैल्यू 30,000 है, तो हम इसको अगर 30,000 से ज्यादा अमाउंट में सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम इसको 30,000 से कम अमाउंट में सेल करते हैं तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर नॉन करंट एसेट में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस हो,
हो सकता है कि 30,000 का नॉन करंट एसेट है तो 30,000 में ही आप सेल करें, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 30,000 में ही सेल करें। आप इससे ज्यादा अमाउंट में भी सेल कर सकते हैं और इससे कम अमाउंट में भी सेल कर सकते हैं, तो उस सूरत में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सेल ऑफ गुड्स में तो एक सिंपल एंट्री है, लेकिन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में ये 4 चीजें हैं जो आपने रिकॉर्ड करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनको कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। और डिस्पोजल अकाउंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम क्वेश्चन में जो है वो डिस्पोजल अकाउंट आया होता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत आसान है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए। You have to remove the cost of non-current asset, then you have to remove the provision for depreciation for non-current asset, then you have to record the sale proceeds for non-current asset, and at the end you have to find profit and loss on sale of non-current asset. So these are the 4 steps. ये 4 steps हैं जो आपने फॉलो करने हैं। अब देखें जी, एग्जांपल हम वही ले लेते हैं कि हमारे पास एक फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 20,000 की हो चुकी है, नेट बुक वैल्यू जो है वो 30,000 है। तो इस एसेट को हम डिस्पोज ऑफ करें, तो मैं हमेशा जनरल एंट्रीज के साथ करता हूँ, उससे जो है वो बहुत इजी रहता है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। तो मैं आपको जनरल एंट्रीज समझाता हूँ कि इसको जनरल एंट्रीज में आपने कैसे एंटर करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू रिमूव द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को रिमूव करना है। तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, बहुत आसान है। जब आप नॉन करंट एसेट परचेज करते हो तो एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं, तो एसेट को आप डेबिट साइड पे डालते हो, यानी नॉन करंट एसेट को आप डेबिट साइड पे डालते हो। जैसे कि अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि फर्नीचर मेरा नॉन करंट एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए उसको मैं डेबिट साइड में एंटर करता हूँ। लेकिन जब आप नॉन करंट एसेट्स को सेल करते हो तो फिर नॉन करंट एसेट को आप क्रेडिट साइड के ऊपर डालते हो। उसकी रीजन ये है कि आपके एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, आप एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे आप फर्नीचर सेल कर रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, और उसकी कॉस्ट यहाँ पे आपने लिखनी है। रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट टू रिमूव द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सो यू हैव टू एंटर द कॉस्ट ओवर हियर। आपको यहाँ पे कॉस्ट एंटर करनी है, आपको यहाँ पे और कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करनी। तो नॉन करंट एसेट को आप क्रेडिट कर दोगे 50,000 से। अब देखें ये नॉन करंट एसेट को जो आपने क्रेडिट किया 50,000 से, उसकी रीजन ये है कि आप इस एसेट को रिमूव करना चाहते हो। इसकी कॉस्ट जो आपने अपने बुक में लिखी हुई है वो 50,000 है, उसको रिमूव करना चाहते हो। लेकिन ये 50,000 आप कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है 30,000 रिसीव कर रहे हो सकता है आप 20, 25 कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो ये कॉस्ट तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जब आपने शुरू में परचेज किया था, ठीक है, अब उतने का तो सेल आउट नहीं होगा, तो आप कैश को कभी भी यहाँ पे आप डेबिट नहीं कर सकते। तो जब आप कैश को डेबिट नहीं कर सकते तो आपने अपनी जनरल एंट्री तो पूरी करनी है, क्योंकि आपके पास क्रेडिट साइड के ऊपर एक आइटम है, डेबिट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है। और हमें पता है कि अकाउंटिंग में जो है वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों एंटर किए जाते हैं और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल भी होता है। तो इसलिए आपको कोई ना कोई अकाउंट डेबिट साइड के ऊपर भी चाहिए। तो उसके लिए जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो उसके लिए हम एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो आखिर में आप देखेंगे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसी कोई रीजन नहीं है कि डिस्पोजल अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है। एक्चुअली नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास डेबिट साइड पे कुछ एंटर करने के लिए नहीं है, तो हम टेम्परेरीली डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट साइड के ऊपर एंटर कर देते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सो वी हैव रिमूव द कॉस्ट ऑफ एनसीए, हमने इस एसेट की नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को रिमूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने रिमूव करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन, एक चीज याद रखिए, प्रोविजन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो प्रोविजन की डेफिनेशन ये है कि प्रोविजन इज लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट, यानी कि प्रोविजन एक आपकी बेसिकली लाइबिलिटी है जिसमें आपको टाइम एंड अमाउंट का कंफर्म नहीं होता। अब डेप्रिसिएशन की एक एस्टिमेट होता है, ठीक है, इसी तरह तो प्रोविजंस जो होते हैं वो बेसिकली होती लाइबिलिटीज ही है, लेकिन दे आर ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। तो लाइबिलिटीज का हमें रूल पता है, सिंपल, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करती है तो उनको क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज करते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो एक तो इसकी रीजन ये है कि इसको हम डेबिट, अगर इसको हमने खत्म करना है या इसको हमने रिमूव करना है या ये डिक्रीज करेगी तो इसको हम डेबिट करेंगे। दूसरी इसकी रीजन ये है कि आप इसको एसेट में से डिडक्ट करते हो। एसेट जो है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो इसको आप एसेट में से डिडक्ट करते हो, इसका मतलब है इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट में से आप डेबिट को डिडक्ट नहीं करोगे, डेबिट में से आप क्रेडिट को ही डिडक्ट करते हो, तो इसलिए भी इसको हम डेबिट करेंगे तो ये रिमूव होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक चीज याद रखिएगा, प्रोविजन इज द लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। सेकंडली, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसको आप एसेट से सब्ट्रैक्ट करते हो, और जब आप डेप्रिसिएशन करते हो तो डेप्रिसिएशन की जो एक्चुअल एंट्री होती है वो डेप्रिसिएशन डेबिट करते हो आप एक्सपेंस, और उसको ट्रांसफर करते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज करता है जब आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, क्योंकि उसमें हमेशा डेप्रिसिएशन आप ऐड करते रहते हो।
तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होता है, यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हम इसको डेबिट साइड में एंटर कर देंगे, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्रेडिट साइड पे कोई भी चीज नहीं है तो हम टेम्पररी अकाउंट अपना यूज करेंगे जो हमारे पास है डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट को आप क्रेडिट साइड पे एंटर कर दोगे तो ये आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, जिसमें आपने फर्स्ट एंट्री में यू हैव रिमूव द कॉस्ट ऑफ एनसीए, सेकंड एंट्री यू हैव रिमूव द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एनसीए। ठीक है, ये दो एंट्रीज होगी। तीसरा आपके पास है यू हैव टू रिकॉर्ड द सेल प्रोसीड्स ऑफ एनसीए, यानी कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं इस एसेट को सेल करने की वजह से वो पैसे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। अब देखें पैसे हो सकता है कि आपको कैश इमीडिएटली रिसीव हो रहा हो, जैसे हमने पीछे देखा गुड्स के केस में, हो सकता है कि हमें चेक रिसीव हो रहा हो सकता है कि हमें क्रेडिट के ऊपर जो है वो हमने जो है वो रॉ मटेरियल एसेट को सेल किया और हमने फ्यूचर में कैश रिसीव करा, तो ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। इन सब केसेस में जो है वो डिफरेंट एंट्री होगी। और कभी कभार यूं भी होता है कि आप जो है वो पुराना एसेट देख के नया एसेट खरीदते हो, यानी कि पार्ट एक्सचेंज होता है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक जरा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रोसेस है जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे। अगर हम कैश के ऊपर सेल करते हैं यानी कि हमें कैश रिसीव होता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिंपल। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है 35,000, लेट्स अज्यूम कि हमने इसको 35,000 में सेल किया, सारी फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ। 50,000 उसकी कॉस्ट अज्यूम की, 20,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अज्यूम किया और ये भी अज्यूम किया कि हम इसको सेल कर रहे हैं 35,000 में। तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगेन ये टेम्पररी अकाउंट क्योंकि आपने इस एंट्री को तो पूरा करना है। एसेट को आप क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी आप ऊपर 50,000 पे क्रेडिट कर चुके हो, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर आप कैश पे कर रहे हो, अगर आप चेक पे कर रहे हो तो कैश की जगह ले लेगा बैंक, तो ये बैंक टू डिस्पोजल हो जाएगा, यही अमाउंट यानी कि आ जाएगी। और अगर आप क्रेडिट के ऊपर सेल कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ बैंक आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टू डिस्पोजल अकाउंट। तो इसमें से कोई एक एंट्री होगी, यानी कि आप या तो उसको कैश पे सेल करोगे या आप चेक लेके सेल करोगे या आप उसको क्रेडिट पे सेल करोगे। तो ये तीनों एंट्रीज नहीं करनी है आपने, इनमें से एक एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कैश पे सेल किया, तो मैंने सिर्फ एक एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट, यानी जिसमें एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, और डिस्पोजल एक टेम्परेरी अकाउंट जो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब मुझे ये जानना है, ये 3 स्टेप्स पूरे हो गए। देखिए ऊपर 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द कॉस्ट ऑफ एनसीए व्हिच वी हैव डन। सेकंड you have to remove the provision for depreciation for NCA, again we have done this step. Third, we have to record the sale proceeds for NCA which is 35,000 and we have recorded that as well. Fourth one is that we have to find profit and loss on sale of NCA. अब हमें ये फाइंड करना है कि हम ये जब नॉन करंट एसेट हमने सेल किया तो हमें फायदा हुआ या ना नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे जी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अज्यूम करें ये टी अकाउंट है, सिंपल सा अकाउंट है, ठीक है। इसको प्रॉपर लेजर भी आप बना सकते हैं, तो समझना जरूरी है। बहरहाल ये है कि डिस्पोजल अकाउंट आपने बना दिया, एक आपके पास डेबिट साइड है, एक आपके साथ क्रेडिट साइड है। सबसे पहले अब आप देखें टी अकाउंट बनाना बहुत इजी है। आप अपनी जर्नल एंट्रीज देखें, मैं जर्नलिस्ट से मैं क्योंकि जर्नल से आप ये टी अकाउंट इजीली बना सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले ऊपर देखें आप, रिमूव द कॉस्ट ऑफ एनसीए, उसमें आपका डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, आप डिस्पोजल अकाउंट में आप डिस्पोजल नहीं लिख सकते ना, रीजन। तो डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, एनसीए की वजह से 50,000, तो एनसीए 50,000 आ जाएगा, यानी कि जो भी नॉन करंट एसेट, जैसे यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर 50,000 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट एंट्री को आपने ट्रांसफर कर दिया टी अकाउंट में। सेकंड एंट्री में देखें डिस्पोजल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट के एंटर करेंगे। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो पीएफडी क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है। थर्ड एंट्री में आप देखें, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कैश पे आपने सेल किया, तो थर्ड एंट्री में अगेन डिस्पोजल क्रेडिट हो रहे हैं। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्रेडिट साइड पे कैश लिखता 35,000। अब मुझे ये जानना है कि प्रॉफिट है या लॉस है इसमें। तो याद रखें कि फार्मूला जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा सिंपल है। आपने सबसे पहले नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी होती है नॉन करंट एसेट की, जो भी एसेट आपने सेल किया है। नेट बुक वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने ये देखना है कि अगर आपकी सेल प्रोसीड नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपकी सेल प्रोसीड नेट बुक वैल्यू से कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है। नेट बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यू गेट नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट क्या है हमारे पास 50,000, ठीक है, ये कॉस्ट है हमारे पास 50,000। ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो 50 में से 20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30,000 नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। सेल प्रोसीड्स क्या है 35,000, तो फार्मूला क्या है, सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन एनबीवी देन इट्स अ प्रॉफिट। सेल प्रोसीड इज लेस देन एनबीवी तो तब लॉस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल प्रोसीड 35,000, ये जो नेट बुक वैल्यू 30,000 आया उससे ज्यादा है,
तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो गया कितना 5000 का। तो प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे डेबिट साइड पे एंटर कर देते हैं 5000, ठीक है। तो 50 प्लस 5 आपके पास कितना आ गया 55, और दूसरी साइड पे भी 20 प्लस 35 55000। तो डिस्पोजल अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। अब आप देखें इसकी एंट्री अगर हमने करनी है, जो प्रॉफिट है इसको रिकॉर्ड करना है, तो आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगे ये 5000 से, अगर आप इसका प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख लें डिस्पोजल की ये जो प्रॉफिट है ये डिस्पोजल की डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ये एज एन इनकम वहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको 5000 वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इस तरह इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉफिट और सेल ऑफ एनसीए जो है इसको आप वैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि इसकी जो एंट्री होती है वो हमेशा डिस्पोजल अकाउंट टू इनकम स्टेटमेंट होती है। उसकी रीजन ये है कि जब भी प्रॉफिट और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट होता है तो उसको हम एज एन इनकम मेंशन करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट को आप क्रेडिट करते हो बेसिकली, इसलिए आप यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर रहे हो, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। अगर ये लॉस होगा तो ये एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, यानी इनकम स्टेटमेंट टू डिस्पोजल हो जाएगा, और साथ में आपका लॉस जो है वो फिर डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि डिस्पोजल अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है, disposal is a temporary account and it has to be closed down। ये इसको बंद करना होता है, आपने क्लोज करना होता है एट द एंड। इसमें कभी भी आपके पास बैलेंस नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।